नमस्कार, समय राउंड अप में आपका स्वागत है। केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के चौथे चरण के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA के लाभार्थियों को जुलाई से लेकर नवंबर 2021 तक 5 महीने की और अवधि के लिए मुफ्त खाद्यान्न आवंटन को मंजूरी प्रदान कर दी है। इसी के साथ भाजपा शासित प्रदेशों को निर्देश दिया गया है कि वह मुफ्त राशन वाली बोरियों और बैग्स में पार्टी के चुनाव चिन्ह कमल की तस्वीर लगाएं। इसके साथ ही राशन की दुकानों के बाहर लगने वाले बैनर में PM की फ़ोटो लगाने के निर्देश दिए गए हैं। भाजपा के सभी प्रदेश इकाइयों को भेजी गई चिट्ठी में भाजपा महासचिव अरुण सिंह ने कहा है कि इस खाद्यान्न योजना का ज़बरदस्त तरीके से प्रचार होना चाहिए। इसी के साथ चिट्ठी में भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए निर्देश भी दिए गए हैं कि NFSA के तहत अंत्योदय अन्न योजना और प्राथमिकता वाले परिवार के तहत कवर किए गए 81.35 करोड़ लाभार्थियों को जुलाई से लेकर नवंबर 2021 तक के लिए 5 किलो प्रति व्यक्ति प्रति माह की दर से मुफ्त खाद्यान्न मिल सकेगा। गैर भाजपा शासित प्रदेशों में भी राशन बैग में कमल का निशान होना चाहिए। ऐसे राज्यों में राशन की दुकानों में लगे बैनर से मुख्यमंत्री की फ़ोटो हटाकर सांसद विधायकों की फ़ोटो लगेगी। पार्टी ने नेताओं से योजना के लाभार्थियों से मिलने के लिए कहा है। साथ ही इन्हें बांटने में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। मुफ्त खाद्यान्न की मंजूरी के लिए 64,031 करोड़ रुपए की अनुमानित खाद्य सब्सिडी की जरूरत होगी। इस तरह से भारत सरकार द्वारा वहन किया जाने वाला कुल अनुमानित व्यय 67,266.44 करोड़ रुपए होगा। केंद्र ने शुक्रवार को केरल, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और मणिपुर में कोविड-19 के मामले अधिक सामने आने के मद्देनजर इन राज्यों में टीम भेजी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के एक बयान में बताया गया है कि टीमें राज्यों को वैश्विक महामारी से प्रभावित तरीके से निपटने और लक्षित कोविड प्रतिक्रिया एवं प्रबंधन के प्रयासों में मदद देगी। बयान में बताया गया है कि इन राज्यों तक भेजी गई 2 सदस्यीय उच्च स्तरीय टीम में एक क्लिनिशियन और एक जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ शामिल है। ये टीमें फौरन राज्यों का दौरा करेंगी और कोविड-19 प्रबंधन के समग्र क्रियान्वयन की निगरानी करेंगी, खासकर जांचों में। इसमें निगरानी एवं रोकथाम अभियान, कोविड को लेकर उचित व्यवहार एवं उसको लागू करना, अस्पतालों में बिस्तरों की उपलब्धता, पर्याप्त साजो सामान जिसमें एम्बुलेंस, चिकित्सा ऑक्सीजन आदि और कोविड-19 टीकाकरण प्रक्रिया शामिल है। बयान में बताया गया है कि टीमें स्थिति की निगरानी करेंगी और उपचारात्मक कार्यवाही का भी सुझाव देंगे। केंद्रीय टीमें स्थिति का आकलन करेंगी और संबंधित राज्य सरकारों को जन स्वास्थ्य गतिविधि पर उपचारात्मक कार्यवाही का सुझाव देंगी। कोविड प्रबंधन के लिए विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रयासों को मजबूती देने के लिए केंद्र सरकार समय समय पर इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में केंद्रीय टीमों को तैनात कर रही है। भाजपा महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं ने 3 जुलाई को महिलाओं के खिलाफ अपराध को लेकर सचिवालय भवन के सामने विरोध प्रदर्शन किया। इस मुद्दे पर प्रदर्शनकारियों ने केरल सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने आरोप लगाया कि केरल सरकार महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने में विफल रही है। बाद में प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ जारी गतिरोध को देखते हुए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत ने भारतीय सेना को एक बार फिर सतर्क रहने की सलाह दी है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि भले ही सीमा पर तनाव को कम करने के लिए दोनों देशों के बीच बातचीत जारी है, बावजूद इसके भारत को LAC की स्थिति को हल्के में नहीं लेना चाहिए। उन्होंने साफ तौर पर दोहराया कि हमें पड़ोसी मुल्क के किसी भी दुस्साहस का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार रहना होगा। जनरल रावत ने कहा कि देश को ग्रे जोन युद्ध जैसे उभरते सुरक्षा खतरों का सामना करने के लिए एक अलग सैन्य कमान संरचना और एक आदर्श प्रतिमान की जरूरत है। जनरल रावत ने कहा कि सशस्त्र बलों ने ड्रोन रोधी एक तंत्र विकसित किया है, लेकिन देश को यदि संपूर्ण रणनीतिक संपत्तियों की रक्षा करनी है तो उसे बहुत ही बड़ी संख्या में ऐसी प्रणालियों की आवश्यकता होगी। उन्होंने सेना, वायुसेना और नौसेना की क्षमताओं को एकीकृत करने वाली प्रस्तावित थिएटर कमान का भी पुरजोर समर्थन करते हुए कहा कि भविष्य की चुनौतियों, युद्धों और संचालन के लिए उनके संसाधनों का उचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए पुनर्गठन आवश्यक था। उन्होंने कहा कि नए ढांचे
को 1 साल के भीतर उभारेंगे। पूरी लद्दाख की स्थिति का उल्लेख करते हुए वायुसेना प्रमुख ने कहा कि चीन ने पिछले कुछ महीनों में अपने बुनियादी ढांचे को मजबूत किया है। हालांकि दोनों पक्षों ने पेंगोंग त्सो क्षेत्र से सैनिकों के पीछे हटने की प्रक्रिया को अंजाम दिया है। भारतीय वायुसेना की भूमिका के बारे में विस्तार से बताते हुए प्रमुख सेना अध्यक्ष ने इसकी वायु रक्षा भूमिका के बारे में बात की और कहा कि थिएटर कमान में से एक देश में हवाई क्षेत्र के समग्र प्रबंधन को देखेगी। भारतीय वायुसेना की भूमिका के बारे में विस्तार से बताते हुए रक्षा प्रमुख अध्यक्ष ने कहा कि थिएटर कमान में से एक देश में हवाई क्षेत्र के समग्र प्रबंधन को देखेगी। पंजाब में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू के बीच जारी जंग और भी तेज होती जा रही है। अभी बिजली संकट भी मुद्दा बन रहा है। नवजोत सिंह सिद्धू ने अपनी ही पार्टी की सरकार पर निशाना साधा। सिद्धू ट्वीट के जरिए कैप्टन अमरिंदर सिंह और बादल सरकार को आड़े हाथों लिया, लेकिन अब इस मुद्दे पर सिद्धू खुद ही गिर गए हैं। दरअसल उन्होंने खुद लाखों का बिजली का बिल नहीं भरा है। उनका पिछले करीब 9 महीने से बिजली का बिल बकाया है। उन पर कुल 8,67,540 रुपया बकाया है। नवजोत सिंह सिद्धू ने सिलसिलेवार ट्वीट के जरिए अपनी ही सरकार पर हमला बोला, सरकार को सुझाव दिया। उन्होंने कैप्टन सरकार की तरफ से सरकारी दफ्तरों में बिजली को लेकर जारी निर्देश पर कहा कि सही दिशा में काम करने से ना तो पंजाब में बिजली कटौती की जरूरत पड़ेगी और ना ही ऑफिस में टाइमिंग या एसी चलाने को मैनेज करने की जरूरत पड़ेगी। आम आदमी पार्टी के पंजाब अध्यक्ष भगवंत मान ने सिद्धू पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि नैतिकता के आधार पर तमाम जनप्रतिनिधियों को अपनी बिजली का बिल वक्त पर भरना चाहिए। सिद्धू के बकाया बिल को लेकर उनके धुर विरोधी और अकाली नेता विक्रम मजीठिया ने भी जमकर निशाना साधा है। पहलगाम में तुर्की मार्शल आर्ट गेम सयोकन पर 4थी राष्ट्रीय संगोष्ठी रेफरी पाठ्यक्रम प्रशिक्षण विकास कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस खेल का आयोजन साउथ एशियन सयोकन फेडरेशन और वर्ल्ड सयोकन फेडरेशन से संबद्ध भारत के सयोकन फेडरेशन द्वारा किया गया था। शिविर में 16 विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 60 खिलाड़ियों ने भाग लिया। आयोजकों का मानना है कि इस तरह की गतिविधियां युवाओं को उनके लक्ष्य से विचलित नहीं करेंगी। भारतीय जनता पार्टी ने पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड के अगले मुख्यमंत्री के रूप में नामित किया है। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, राज्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चौपाल, पुष्कर सिंह धामी के नाम आगे थे। धामी को राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में विधायक दल द्वारा चुना गया। संवैधानिक बाध्यताओं के कारण तीरथ सिंह रावत को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 151A के मुताबिक निर्वाचन आयोग संसद के दोनों सदनों और राज्यों के विधायी सदनों में खाली सीटों को रिक्त होने की तिथि से 6 माह के भीतर उपचुनाव के द्वारा भरने के लिए अधिकृत है, बशर्ते किसी रिक्ति से जुड़े किसी सदस्य का शेष कार्यकाल 1 वर्ष अथवा उससे अधिक हो। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा, निर्वाचन आयोग ने कहा कि उपचुनाव नहीं करा पाएंगे, इसलिए हम लोगों ने उचित समझा कि संवैधानिक संकट की स्थिति उत्पन्न न हो। हालांकि ऐसी ही परिस्थितियों में नागालैंड हाईकोर्ट ने धारा 151A का विश्लेषण करने के बाद विधानसभा का कार्यकाल मात्र 8 माह शेष रहते चुनाव आयोग के उपचुनाव कराने संबंधित निर्णय को सही ठहराया था। बंगाल के चुनाव में प्रोटोकॉल के धज्जियां उड़ने पर मद्रास हाईकोर्ट ने घोषणा की थी कि फिलहाल वह देश में उपचुनाव नहीं करवाएगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस टिप्पणी को अनुचित करार दिया था। आलाकमान ने त्रिवेंद्र सिंह रावत के स्थान पर तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला लिया था। 4 माह पहले तीरथ सिंह रावत ने सीएम पद की शपथ ली थी और संविधान के नियमों के मुताबिक उन्हें 10 सितंबर तक चुनाव जीतकर विधायक बन जाना था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण उपचुनाव की स्थिति नहीं बन सकी। यही कारण था कि तीरथ को इस्तीफा देना पड़ा। प्रदेश में फिलहाल विधानसभा की 2 सीटें गंगोत्री और हल्द्वानी रिक्त हैं। भाजपा विधायक गोपाल सिंह रावत का इस वर्ष अप्रैल में निधन होने से गंगोत्री, जबकि कांग्रेस की वरिष्ठ नेता इंदिरा हृदयेश के निधन से हल्द्वानी सीट खाली हुई है। तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के इतिहास में सबसे कम कार्यकाल लगभग 84 दिन के मुख्यमंत्री बने। उत्तराखंड विधानसभा का कार्यकाल अगले साल मार्च में समाप्त होने वाला है, जो केवल 9 महीने दूर है। खुदरा तथा थोक व्यापार को सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उपक्रमों MSME के दायरे में लाने के सरकार के फैसले को उद्योग संगठनों ने ऐतिहासिक करार दिया है।
उनका कहना है कि इससे खुदरा और थोक व्यापार को भी बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों से प्राथमिकता प्राप्त कैटेगरी लोन प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग उपलब्ध हो सकेगा। शुक्रवार को दिन में केंद्रीय एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी ने खुदरा और थोक व्यापार को एमएसएमई के तहत लाने की घोषणा की। इससे यह क्षेत्र रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुरूप बैंकों की प्राथमिकता प्राप्त श्रेणी के तहत ऋण का लाभ उठा सकेंगे। उद्योग संगठनों ने इसे ऐतिहासिक फैसला बताते हुए कहा कि इससे महामारी की वजह से मुश्किलों का सामना कर रहे कारोबारी क्षेत्र को राहत मिलेगी। रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया RAI ने कहा कि इससे खुदरा सूक्ष्म लघु एवं मंझोले उपक्रमों MSME को अपने बचाव पुनरुद्धार और आगे बढ़ने के लिए जरूरी समर्थन मिल सकेगा। RAI के CEO कुमार राजगोपाल ने कहा, इस ऐतिहासिक फैसले का क्षेत्र पर संरचनात्मक असर पड़ेगा और इससे क्षेत्र को बेहतर वित्त विकल्प उपलब्ध हो सकेंगे जिससे यह संगठित हो सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि हमारी सरकार ने खुदरा और थोक व्यापार को MSME के रूप में शामिल करने का एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। इससे हमारे करोड़ों व्यापारियों को आसान वित्त विभिन्न अन्य लाभ प्राप्त करने में मदद मिलेगी और उनके व्यवसाय को बढ़ावा देने में भी मदद मिलेगी। अंतरिक्ष यात्रा करने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला बनने वाली हैं शिरीषा बांदला। 11 जुलाई को भारतीय मूल की ये बेटी आकाश की ऊंचाइयों से भी आगे जाएगी। कल्पना चावला के बाद शिरीष बांदला यह उपलब्धि हासिल करने वाली दूसरी महिला होंगी। बांदला VSS यूनिटी के 6 अंतरिक्ष यात्रियों में से एक हैं। बांदला बतौर रिसर्चर इस मिशन से जुड़ी हैं। अमेजन फाउंडर जेफ बेजोस के स्पेस जाने से 9 दिन पहले अंतरिक्ष यात्रियों का एक दल स्पेस जाएगा। बांदला ने ट्विटर पर खुद ये खुशखबरी साझा की। अमेरिकी उद्योगपति रिचर्ड ब्रांसन कंपनी ने जेफ बेजोस को पछाड़ने के लिए बीते गुरुवार को इस मिशन की सूचना जारी की। इस मिशन में कंपनी के फाउंडर रिचर्ड ब्रांसन भी हिस्सा लेंगे। शिरीषा बांदला का जन्म तेनाली गुंटूर आंध्र प्रदेश में हुआ है। बांदला ह्यूस्टन टेक्सास में पली बढ़ी। अंतरिक्ष के बारे में और ज़्यादा जानने के लिए शिरीषा ने पर्ड्यू यूनिवर्सिटी से एस्ट्रोनॉटिकल इंजीनियरिंग में बैचलर्स किया। शिरीषा के दादा बांदला रगैया कृषि वैज्ञानिक हैं। एक राष्ट्रीय समाचार पत्र को बातचीत में उन्होंने बताया कि शिरीषा को बचपन से ही कुछ बड़ा करने की इच्छा थी। कड़ी मेहनत के बाद उसका सपना सच होने वाला है। पोती पर गर्व महसूस करने वाले दादा ने बताया कि शिरीषा बचपन से ही निडर थी और हमेशा एक्टिव रहती थी। 5 साल की उम्र में वो अपने माता पिता के साथ अमेरिका चली गई। शिरीषा के पिता डॉक्टर बांदला मुरलीधर भी एक वैज्ञानिक हैं। फ्रांस के न्यायाधीश द्वारा भारत के साथ राफेल सौदे की आपराधिक जांच शुरू करने के तुरंत बाद कांग्रेस और भाजपा नेताओं के बीच वाकयुद्ध शुरू हो गया है। राफेल सौदे पर केंद्र की आलोचना करते हुए कांग्रेस के रणदीप सिंह सुरजेवाला ने पूछा, क्या प्रधानमंत्री मोदी अब संयुक्त संसदीय समिति की जांच की अनुमति देंगे? फ्रांसीसी वेबसाइट मीडियापार्ट ने रिलायंस डसॉल्ट सौदे के सभी सबूत सार्वजनिक कर दिए हैं। मोदी सरकार और राफेल डील अब साफ हो गई है। क्या प्रधानमंत्री मोदी अब संयुक्त संसदीय समिति की जांच की अनुमति देंगे? भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने करारा जवाब देते हुए कांग्रेस को झूठ और मिथकों का पर्याय बताया। उन्होंने कहा कि अगर फ्रांस का कोई NGO शेरपा किसी आरोप के खिलाफ शिकायत करता है और उसका वित्तीय अभियोजन निकाय तदनुसार जांच का आदेश देता है तो इसे भ्रष्टाचार के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। YouTube पर चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।